अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर रिजवान हमारे साथ हैं। आपने हमारे लास्ट पॉडकास्ट को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो जिस तरह तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इवन पीस डील के बाद भी हम देख रहे हैं कोई पीस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारी तो यही तमन्ना है कि ये पीस आए, लेकिन जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो बात हमने लास्ट टाइम भी की थी कि इज़राइल की तरफ से बहुत ज़्यादा मुखालफत आएगी और वो आ भी रही है। और ना सिर्फ मुखालफत बल्कि इस पे जो अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, बल्कि प्रेसिडेंट दोनों ही, उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा है इज़राइल को। तो ये एक हिस्टोरिक हम सीन्स देख रहे हैं कि अमेरिका की टॉप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इज़राइल को काउंटर किया जा रहा है और उनको शटअप कॉल दी जा रही है कि ज़रा बंदे के पुत्र बनो और इस पीस डील की पासदारी करो। हमने बड़ी मेहनत से की है, हम ही तुम्हारे वाहिद पार्टनर्स रह गए हैं इस पूरी दुनिया में, तो ज़रा हमारी कदर करो। तो आज की इस वीडियो में हम ज़रा इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इससे क्या सूरत हाल जन्म ले सकती है। जो इज़राइल ने भी कह दी है कि हम तो जहाँ जहाँ हमारी पोजीशंस हैं ट्रूप्स की, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। लेबनान हो, गज़ा हो, वेस्ट बैंक हो, सीरिया हो, वो पीछे नहीं हट रहे। तो रिजवान साहब से पूछेंगे कि इस वक्त अमेरिका में सेंटिमेंट, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत अच्छा समझते हैं, अमेरिका में इस वक्त एक बड़ी गहरी पॉलिटिक्स चल रही है और एक तरफ जियो पॉलिटिक्स है, तो दोनों को बैलेंस भी करना है। तो इस सिलसिले में हमने आज एक बार फिर आपके फेवरेट रिजवान को दावत दी है। कैसे हैं सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जहाद, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था, बड़ा अच्छा लोगों का उसमें फीडबैक आया, हमेशा की तरह। हाँ जी, क्योंकि हम लोगों को एक एंगल ऐसा देते हैं जो कि काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स उसको उतनी गहराई तक जाते नहीं हैं, मिस करा देते हैं। मिस भी करा देते हैं, लेकिन गहराई तक जाते भी नहीं हैं। हम लोग चीज़ों को ना देखते हैं एक ना मैक्रोस्कोपिक व्यू। जी जी। और मैक्रोस्कोपिक व्यू के लिए हम हर तरह की जो फोर्सेस हैं जो आपस में एक्ट कर रही हैं अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर, जियो पॉलिटिक्स के अंदर, उनका हम देखते हैं ये फोर्सेस किधर किस डायरेक्शन में जा रही हैं, कहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कहाँ पे इनकी कन्वर्जेंस होगी, कहाँ पे डाइवर्जेंस होगी। जी जी। तो ये काम काफ़ी मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल, क्योंकि काफ़ी पढ़ना पड़ता है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स भी देखने पड़ते हैं। नहीं, मुझे पता है आप जितनी स्टडी कर रहे होते हैं इवन पॉडकास्ट से पहले भी, तो वो जो गहराई है, ये तो मैं कहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए एक गिफ्ट है। इवन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमने एक अरेबिया की हिस्ट्री आपने बताई और बड़ी बड़ी चीज़ें, और वो जो अरेबिया की हिस्ट्री है वो हमने उस पर वैसे ज़्यादा गहराई में गए नहीं क्योंकि वो भी वक्त के साथ जाएंगे। जी जी। लेकिन वो जो तारीख़ एक होती है ना, तारीख़ दफन कर देना, वो तारीख़ दफन होकर दोबारा उभर के आ जाती है सामने। वो ना एक ज़ॉम्बी बन के वापस आ जाती है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जी से अगर मैं शुरू करूँ ना, ये मेरे ख्याल से वाहिद सदर है जिसने वो काम किया है जो 79 से किसी सदर ने नहीं किया। अच्छा। कि तब से लेकर अब तक इसराइल ने ईरान का वावेला मचाया हुआ था। बिल्कुल, 50 सालों से डोनाल्ड ट्रंप ने आकर हमला भी कर दिया, पिछले साल भी किया, और इस साल कहा गया कि हम टॉप लीडरशिप उड़ा देंगे, ईरान इज़ डन, गॉन, डस्टेड, ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा अच्छा मैं करके दिखाता हूँ। उसने किया, उसने कहा मैं तुम्हारा शौक पूरा कर देता। शौक पूरा कर दिया उसने। ये जो बैठे हुए ना उसके साथ क्रूसेडर्स कुछ, उसने उनका शौक पूरा किया है। और उसका नुकसान क्या हुआ है कि एक तो 2021 के बाद ये जो MOU साइन हुआ है वर्साई के अंदर, एक बड़ा वर्साई आपको पता है। जी जी। ट्रीटी ऑफ वर्साई एक बड़ी उसकी एक वो है, एक ऐसी ट्रीटी है जो कि मशहूर भी बहुत है, लेकिन एक वो ट्रीटी है जिसकी वजह से एक और जंग भी शुरू हुई, जंग अदीम हुई। उसने एक नाजी जर्मनी को जन्म दिया और जर्मन्स की वो डिफ़ीट थी जो वहाँ पर साइन हुई। डोनाल्ड ट्रंप शजरा नसब भी उनका जर्मनी से ही है तो मुझे तो लगता है कि मैक्रोन ने जानबूझ के हरकत की है कि अच्छा इस जर्मन को ना इधर ही पकड़ा कर ना मैं बदला ले लिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो शौक़ पूरा किया, टॉप लीडरशिप, सेकंड ईयर लीडरशिप, सबको उसने मलिया मेट करके। जी, ईरान के सुप्रीम लीडर हो, अली लारजानी हो, टॉप कमांडर्स हो, छोड़ा ही नहीं उसने किसी को। उसके बाद उसने कहा देख लो क्या हुआ है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद कि रिजीम चेंज हो जाएगा।
कि रिजीम कोलैप्स कर जाएगी, जिस तरह सद्दाम हुसैन की कर गई, बिल्कुल, कदाफ़ी की कर गई, कदाफ़ी की कर गई, असद की कर गई। ये कोलैप्स नहीं हुई, ये बल्कि ज़्यादा, यानी ये कहते हैं ना कि एक होता है, हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उसको आप जितनी ज़ोर से मुक्का मारोगे ना वो उतना सख्त हो जाएगा, उस पर आराम से हाथ रखोगे ना वो आपका ना हाथ डूब जाएगा। ये हुआ है, आपने उसको इतना फोर्सफुली अटैक किया, वो बल्कि ज़्यादा मुझे लग रहा है ज़्यादा वो हो गए, मजबूत हो गए हैं, ज़्यादा इम्बोल्डन हो गया है और इम्बोल्डन हो गए हैं। जी जी। और जो स्ट्रेटेजिक डिफीट्स हुई हैं वो एक अलहदा बात है कि जो इनके अलाइंसेस टूटे जा रहे हैं। यूरोप में कितनी यूरोप के जगह साथ, सही है। इसराइल के साथ लड़ाइयाँ सामने आ गई ये लग। और इसको अगर देखा जाए ना, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, हमने एक दफ़ा बात की थी कि ये वापस जा रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं। ये आपने बहुत प्यारी प्रिडिक्शन की थी सबसे पहले शायद, और दुनिया को अब नज़र आ रही है कि वो जो रिट्रीट के वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर फोकस करना है। वो बहुत कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की कि मैं, और ये ईरान के साथ जो जंग है ये वो आखिरी जंग है जो उन्होंने करनी है बिफोर दैट रिट्रीट। जी जी। और इसने वो शौक़ पूरा करके ज़ायनिस्ट्स का, इसराइलियों का, एपेक का, अब वो कह रहे देख लो भाई तुम लोगों के सारे अंदाजे गलत निकले, हमें वापस जाना है। लेकिन मसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनकी इंतज़ामिया का ये है कि एपेक इतनी स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर कि उसका मुकाबला करने के लिए अब आप देख रहे हैं, हमें लग रहा था कि मागा ना टूट रही है, ख़त्म हो रही है, ज़रा बैकफुट पे आ रही है, अब मागा ना वापस आ रही है फ्रंट मागा ने फुट पे। फिर एक वो किया है, वो जो स्पीच की है वैंस ने, जेडी वैंस को लॉन्च कर दिया इन्होंने एज अ मागा लीडर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं इनको आई, अमेरिका में अफ़गानिस्तान 2021 ह्यूमिलिएशन हुई ना, जिनको निकालना था 2001 में वही वापस आ गए 2021 में, उनसे ही पीस डील कर ली, उन्हीं से पीस डील कर ली। अच्छा 2026 में 2 माह के अंदर फैसला हो गया, जिनको निकालना था उन्हीं के साथ ही आप MOU कर रहे हो। जी जी। और उनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुतालबा कर रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो पहले खुली हुई थी। और यहाँ पे जो एपेक है, जूश लॉबी, उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर इस मुकाम पे वो हार गए ना तो उनके लिए आगे बहुत ही हजीमत है, मुश्किलात हैं, क्योंकि उनकी तारीख ऐसी है, इन्होंने रोम के अंदर भी ऐसे किया हुआ है, बड़ी दफ़ा ना रोम से निकाले गए हैं ये इस तरह की हरकतें ना। यानी मैं पढ़ रहा था इनका रोमन रिपब्लिक के अंदर ना, कोई आज से आप समझ लें 2200 साल पहले पहली दफ़ा ना यहूदी दे स्टार्टेड उधर रहना शुरू कर दिया था इन्होंने रोम में। तो इनके ऊपर ना सबसे पहला इल्ज़ाम लगा जब इनको एक्सपेल किया गया रोम से, फर्स्ट टाइम दे वर एक्सपेल्ड, कि ये ना प्रोसेलिटाइज़ करते हैं, ये ना जो रोमन्स हैं ना उनको वर्गलाते हैं, उनको ना गलत चीज़ें सिखाते हैं, उसका इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा और इनको निकाला गया। हालांकि इनकी रोम ने एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था इनको यूनानियों से आज़ाद करवाने में। जब अलेक्ज़ांडर द ग्रेट ने पूरा पर्शियन एम्पायर फ़तह की, उसके अंदर ना इसने सल्तनत यहूदा भी फ़तह कर ली, उसकी जब वो मरा उसके जनरल्स ने फिर उसकी एम्पायर काटी और उनकी फिर नस्लों ने हुकूमत की, तो वो एक आखिरी उनका बादशाह था, उनके साथ इनकी ना यहूदियों के ख़िलाफ़ बगावत की, तो तब रोमन रिपब्लिक ने ना इनकी हेल्प की उसके ख़िलाफ़ लड़ने में, और फिर ये जीते, आज़ादी इनको मिली, और फिर रोम के साथ इनकी एक वो साइन हुई, एक टाइप ना ट्रीटी साइन हुई, जिसके बाद ना यहूदी एम्बेसडर्स पहुँचे रोम के अंदर, और वहाँ से फिर ना एक रोमन कम्युनिटी रोम के अंदर शुरू हो गई, डेवलप होना शुरू हो गई, और इन्होंने ना फिर लोगों को ना प्रोसेलिटाइज़ करना शुरू कर दिया, उनको सिखाना शुरू कर दिया, अपने अपने अलूम सिखाना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर फ़र्स्ट टाइम रोम की तरफ से एक पहला इनको आया, काउंटर आया कि नहीं तुम हमारे शहर में रह रहे हो लेकिन हमारे तौर तरीके तुम तब्दील नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम आया, इनको एक्सपेल किया गया, लेकिन वो एक्सपल्शन के बाद ना फिर दोबारा ना कुछ देर बाद वो दोबारा यहूदी रोम में आकर ना सेटल हो गए, आबाद हो गए। और दूसरी दफ़ा क्या हुआ कि एक बड़ा मशहूर इनका ना केस हुआ, एक आज से रोमन रिपब्लिक के ख़त्म होने से ना 14 साल पहले रोमन सेनेट के अंदर ना
एक रोमन गवर्नर के ख़िलाफ़ करप्शन का केस दायर हुआ। उस गवर्नर का नाम था फ्लाकस, और वो आजकल का जो मौजूदा तुर्की है ना, उसका वो गवर्नर था। उसने ना एक पाबंदी लगा दी, पाबंदी नहीं थी लगाई, उसने ना एक टैक्स लगा दिया कि रोम से जो भी सोना आएगा ना एशिया माइनर में या सल्तनत यहूदा में, उसके ऊपर ना हमें टैक्स पे करना है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना करप्शन के जाके ये बंदा ना एक्सटॉर्शन कर रहा है, ये भत्ता मांग रहा है। तो इसका दिफा फ्लाकस का किया था एक बहुत ही मशहूर रोमन स्टेट्समैन है और वकील है, सिसरो। काश इमरान खान साहब के पास भी ऐसा वकील होता। सिसरो ने जाकर उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, वो आज भी रिटन है। अच्छा, यहूदियों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया? यहूदियों ने अपने एक जो रोमन सेनेट के अंदर उनका ट्रिब्यून बैठा हुआ था ना, उसके थ्रू करप्शन के चार्जेस लगाए इस गवर्नर पे। और सिसरो क्या करता है? सिसरो ये कहता है कि मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा जिन्होंने ये केस एक रोमन के ख़िलाफ़ इस सेनेट में लेकर आए हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत इन्फ्लुएंस है, बड़ा असर रसूख है, बड़ा पैसा है उनके पास। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो कहता है मैं आवाज़ भी अपनी नीचे रखूँगा कि कहीं उनके जो तेज़ कान हैं वो मेरी बातें ना सुन लें। वाह, क्योंकि उस दौर में वीडियो तो होती नहीं थी। वीडियो तो होती नहीं थी। उसने कहा, और उसका दिफा सारा ये था सिसरो का, कि फ्लाकस ने रोम की दौलत को बचाया है, क्योंकि ये जो लोग जो सोना सारा का सारा अपने आबाई इलाके में भेज रहे हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ बगावत करेंगे आगे जाकर। अगर मैं इसको मॉडर्न टर्म से देखूँ ना, तो सिसरो ने बेसिकली यहूदियों पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया था कि ये हमारे मुल्क में आए, हमारे शहर में आए, हमारे शहर से अपनी दौलत कमाई, और अब लेकर जा रहे हैं किधर? यरूशलेम। तो अब आप आज का अमेरिका और इसराइल देखें तो आपको कुछ मुमासलत नज़र आएगी कि, लेकिन जहाँ पर सिसरो ने ये इल्ज़ाम इसलिए रद्द कर दिया कि ये हमारे ख़िलाफ़ बगावत करेंगे। अब आज क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर? अमेरिका में आज ये हो रहा है कि मागा और एपैक टकरा गए हैं। और मागा आप कह सकते हैं लड़ गई है। मागा लड़ गई है। एक तरफ मतलब वो है अवाम, वो अवाम जो कि अभी तक इनके असर रसूख में नहीं आ सकी, जो इनको समझ चुकी है कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। यानी आप यार ऑनली फैंस हो जो सारी की सारी, अब मैं कभी कभी एक्स पे देखता हूँ, वो लगाते हैं कि भाई साहब ये कंपनीज हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में अमेरिका के अंदर फसाद फितना पैदा किया हुआ है, और ये सारे देखो ये कौन ओन करता है, इनके पीछे कौन है। वो ऑनली फैंस का फाउंडर मरा है, तो लोगों ने कहा है जी बड़ा अच्छा हुआ है। ये मागा के मैं कुछ अकाउंट्स होल्डर्स को फॉलो करता हूँ, कहते हैं हाँ इसने हमारी रवायात को तबाह कर दी है इस बंदे ने, इसको बनाकर। तो ये वो लोग हैं जिनको समझ में आ गई हुई है, और स्पेशली टकर कार्लसन को ये फॉलो करते हैं, जो कैंट बोल रहा है बहुत, जो कैंट बोल रहा है। इवन वो तुलसी कबार भी साइडलाइन हो गई है। जी साइडलाइन हो गई। और मागा ने किया कि इनके आगे आ दिया जेडी वैंस को, और जेडी वैंस ने क्या किया, आजकल किताब नहीं आई है, लॉन्च की है, बुक लॉन्च की है, और अपने आप को एज अ रीबॉर्न क्रिश्चियन शो किया कि हाउ ही फाउंड हिज फेथ इन क्रिश्चियनिटी अगेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो मागा की जो ग्रास रूट पे जो सपोर्टर था ना, उनको अपील कर रहा है, आई एम योर गाय, मैं तुम्हारा बंदा हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं एंटी नेतन्याहू हूँ, मैं नहीं मानता कि भाई हम इसराइल को इतने ज़्यादा बिलियन ऑफ डॉलर ऑफ एड्स देते रहे। पहली दफ़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि एक टॉप ओहदेदार इस तरह लताड़ है इसराइल को। मतलब आप कैमला हारिस को देखें, उनकी क्या बिल्कुल वो आते नहीं उस साइड पे, वो आते ही नहीं, वो यार वो जिहाद वो बात ही नहीं करते। वो तो आओ भगत कर रहे थे नेतन्याहू का। जब कैमला हारिस जब लड़ी थी इलेक्शन, तो नेतन्याहू गया था। नेतन्याहू मुझे उस टाइम वॉर में था, वो लोगों को मार रहा था। मुझे ना याद नहीं है कौन सा साल था, नेतन्याहू ने
बोथ सेनेट को और हाउस ऑफ कांग्रेस को ना स्पीच दी थी कैपिटल हिल में। सर ये 2-3 साल पहले 2-3 साल पहले, जहाँ पर घंटे की स्पीच में 22 मिनट सिर्फ ओवेशंस थी, ओवेशंस, तालियां 18, हाँ। और उसमें कुछ डेमोक्रेट्स ने उसकी वो भी की थी बॉयकॉट, जो ऑब्वियसली जो नहीं है उसके हक में जिन्होंने किए हुए। लेकिन आपको पता क्या है, अब आप ऐसा पाकिस्तानी सोचे ना, इधर कोई आ जाए बंदा किसी भी मुल्क का आ जाए, फ़र्ज़ करें एर्दोगान आ जाए, चले, शायद हम इतनी तालियां ना बजाएं, जी, इतनी शायद हम ना बजाएं, या शी जिनपिंग आ जाए, हम लोग शायद हम इतनी तालियां नहीं बजाएंगे, लेकिन 18 मिनट वो स्टैंडिंग ओवेशन ही नहीं ख़त्म हो रहे और क्लॉक वर्क। और उस टाइम वो मार रहा था लोगों को। तो उस वक्त जब आप इसको कहो ना कि मागा अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, एक वो थॉट था शायद, जी, मागा उस टाइम स्ट्रगल का शिकार थी। और वो ये देख रहे हैं ना, तो उनके लिए शदीद एक ना ह्यूमिलिएशन है कि यार ये हमारे वोट पे हमने कैंपेन फंडिंग की हुई है इनकी, हाँ, और ये तालियां किसके लिए बजा रहे हैं, हाँ। जिसको हमारे टैक्स से आप भाई एड दे कर चला रहे हो। यही अमेरिका में इस टाइम सेंटीमेंट है कि भाई हम क्यों फंड कर रहे हैं, मतलब हम जिन लोगों को हम वोट करते हैं अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए, वो उनके इंटरेस्ट के लिए क्यों काम कर रहे हैं, वो उनके इंटरेस्ट के लिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अब ये हिस्ट्री में भी जा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं हमने अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी, ठीक है, तोड़ फोड़ की, पैसा बर्न किया, निकला क्या समझ ही नहीं आई उनको आज तक ना अफगान वॉर की किसी को कोई समझ में नहीं आई। इराक में जब की तो दहशतगर्द ग्रुप बना दिए, अब वो परेशान है कि ये हमने क्या किया जाके। हाँ। लिबिया में गए जी, वो यूरोपियन परेशान है, ये तो माइग्रेशन ही नहीं ख़त्म हो रही, वो यूरोप को मुश्किल में डाल दिया। सीरिया में जब काम ख़राब हुआ वो यूरोप मुश्किल में तो वो अब ये सोच रहे हैं कि हमने इस मुल्क की खातिर, इसराइल की खातिर इतनी जंगें लड़ी, उन जंगों का जहाँ पे हमें इनके साथ लड़, यानी अब आप ये देखो ना, माइक टाइसन का और आप आमिर खान का मुकाबला करा लो, ठीक है, और माइक टाइसन हार जाए तो बस फिर क्या होना है। तो वो अमेरिकन की भी ये सोच है, यार हम इतने बड़े मोस्ट, यानी उनकी ना वो डॉगमेटिक हैं कि वी आर द माइटीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी, वो बार बार कहते हैं कि हम एक सुपर पावर हैं। जेडी वैंस ने भी कहा है कि एक सुपर पावर आपका साथ दे रही है, और हम इन छोटे छोटे मुल्कों के साथ जली जा रहे हैं और उनसे मार खा रहे हैं, डील हो रहे हैं, पैसा हमारा जली जा रहा है। कहाँ पे आपने हमारा लेवल गिरा दिया। तो वो अब इस जगह से निकलना चाह रहे हैं। अभी चाइना और रूस जिनको कंपेटिटर कहते हैं उनसे नहीं लड़े अभी एक ईरान से लड़े हैं। ईरान, तो ये हाल हुआ है कि आपकी ने उनकी बेसिस मलियामेट कर दी हैं उन्होंने, और जो बेसिस अब होस्ट कर रहा है उसके ईरान एयरपोर्ट जला देता है। ये कुवैत के साथ किया है ईरान ने, कुवैत के साथ किया है, यूएई ने तो अपनी जान छुड़वाई है। यूएई ने तो कह दिया पाए ना, हम नहीं कह, सॉरी हम आउट हैं सारी बात हो गई है। जी। तो उनकी अब ये सोच है कि ये छोटे मुल्कों के साथ लड़के, एक तो हम गंदे ज़्यादा हो रहे हैं, और प्रॉब्लम पता है क्या है कि अमेरिका ना साइकी ये है कि वो जब अपोनेंट कमज़ोर हो ना, तो उनके अंदर वो कहते हैं ना यार पेट्रियट हुबुल वतनी चाहिए होती है, वो नहीं आ रही उनके अंदर। अब यानी मैं आपको बताऊँ ना, चाइना के ख़िलाफ़ इस वक्त ना अमेरिका में बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। ईरान के ख़िलाफ़ शायद इतना नहीं है जितना अमेरिकन पब्लिक में जितना चाइना के ख़िलाफ़ है, क्योंकि चाइना इस वक्त उस पोजीशन पे बैठा है जिस पोजीशन में कभी अमेरिका था, एज द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और अमरीकियों को ना ये चीज़ बड़ी उनके कहेंगे ना हिस्ट्री में, उनकी तारीख़ में ये चीज़ है कि वो हमेशा से मैन्युफैक्चरर रहे हैं, सनतकार रहे हैं। अब वो चीज़ उनके पास नहीं है, इसलिए ट्रम्प का ये नारा था ना, वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लानी, मैन्युफैक्चरिंग वापस लेकर आनी है। हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग वापस नहीं आएगी अगर ये जंगे लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, अगर जंगों में फंसे रहोगे तो क्या करना है आपने, नहीं आएगा। क्योंकि ट्रम्प का तो ओरिजिनल प्लान यही था ना कि टैरिफ्स लगाने, ये थी उनकी जंग, ट्रेड वॉर थी कि जी टैरिफ लगा के चाइना को पेन पहुंचानी है या किसी और को या इंडिया को। उनका जंगे नहीं था मकसद, ना उनके मैनिफेस्टो में था। और अब इन्होंने यहाँ पे ये कारनामा सर अंजाम दिया, तो फिर अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अमेरिका अब देख रहे हैं। चीन के साथ उन्हें जंग शुरू करनी है, क्योंकि जेडी वैंस जिस छतरी के नीचे जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना, वो तो सारा एंटी चाइना ग्रुप है, और वो देख रहे हैं कि भाई हमारा बंदा है, हमने लगाया हुआ है, और ये जाकर ईरान के साथ
कभी जनीवा जाना है तो कभी पाकिस्तान जाना है तो कभी उधर जाना है, ये बंदा किधर हमने लगा दिया है। यानी एक वो भी सोच रहे होंगे कि इस बंदे को हमने किस मकसद के लिए वीपी बनाया है और ये किन कामों में पड़ गया है। इवन वो भी अब सोच रहे होंगे कि हमने निकलना यहाँ से कैसे है। तो वो जैसे कहते हैं केड़े कमे पै गया, केड़े कमे पै गया मुंडा। तो वो ये कौन लोग हैं? ये इस पे हम रिसर्च में कर रहे हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा। पीटर थियल ग्रुप, जो कि बहुत एंटी चाइना सेंटीमेंट है उनका। एंटी चाइना एंड जो पेंटागन के साथ काम भी करते हैं, जो एआई भी शेयर करते हैं यूएस मिलिट्री के साथ। यस, और उनका हदफ है कि भाई ये ईरान वगैरह ना ये नॉन इशूज़ हैं, चीन हमारा असल इशू है। ओके। लेकिन चीन के ख़िलाफ़ वो जा नहीं सकते क्योंकि इसराइल उनको इधर फंसा देता है या कोई और इनको इधर फंसा देता है। एपैक कहती है नहीं तुमने इधर रहना है, इधर मिडल ईस्ट में रहना है। एपैक को अभी चाइना से नहीं मसला, एपैक को फ़िलहाल चाइना से नहीं मसला फ़िलहाल। लेकिन चाइना को मसला एक और ग्रुप से है अमेरिका में, जो आप बता रहे हैं, जिनको चाइना से मसला है। वो है जो वो थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि चाइना पर चढ़ाई करनी है, उनको चाइना से है। और इसके अंदर सोचने वाली बात है कि चाइना क्या कुछ प्ले कर रहे हैं बैक हैंड में, आज तक अभी पता ही नहीं लगा। पता नहीं लगता। लेकिन ईरान की सपोर्ट की बात करें तो इशारे तो यही बताते हैं कि सपोर्ट मिली है ईरान को, सपोर्ट मिली है। और दूसरा, अगर हम लोग चीन को इसके अंदर थोड़ा सा डालें ना, अमेरिकन ने इस वक्त उनकी एक काउंटडाउन चल रही है, ठीक है। चाइना इस वक्त एआई की बैटल चल रही है, जियो पॉलिटिक्स के अंदर एआई की एक और बैटल है। टेंशन उन्हें ये है अमेरिकन को ख़ास तौर पे कि चाइना कहीं वो चिप्स मैन्युफैक्चर करनी ना शुरू कर दे जो उनके लिहाज से 2028 तक ना चीन के पास टेक्नोलॉजी वो आ जाएगी कि वो चिप्स जैसा सिर्फ अमेरिका के पास हैं वो चीन बनानी शुरू कर देगा। पीटर थियल एंड देयर ग्रुप दे वांट कि वहाँ तक चीन ना पहुँच सके। ये उनकी कैलकुलेशन है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन अमेरिकन की हमेशा गलत रही है। इन्होंने 2006 में दफ़ा प्रोजेक्शन दी थी कि चीन जो है वो 2030 में जाकर सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा। चीन बन गया 2011 या 12 में, 13 में, ठीक है। ईरान की इनकी प्रोजेक्शन भी गलत निकली कि टॉप लीडरशिप जाएगी, रजीम चेंज हो जाएगी वो भी। तो इनकी प्रोजेक्शन हो सकता है कि चीन के पास वो चिप्स आ भी गई हों, उन्होंने बताया भी ना हो, उन्होंने अनवेल भी ना किया हो कि हमारे पास ये चिप्स हैं। लेकिन अमेरिकन इस वक्त गेयर अप हो रहे हैं अगेंस्ट चाइना, और जिसके लिए उन्हें जाना है वापस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, रीग्रुप करना है। यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे पहले फोर्टिफाई करके फिर चाइना की फोर्टिफाई करके फिर, क्योंकि इस वक्त ना चाइना ने बहुत सी ना अपने एवेन्यूज़ बनाए हुए हैं थ्रू साउथ अमेरिका, मैक्सिको इन टू द अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम। और वो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर अमेरिका जितना ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड रहेगा ना, यूरोप के अंदर, यूरोप के साथ जो मामला ख़राब इनके चल रहे हैं या मिडिल ईस्ट में अगर रहेगा, हाँ, तो वो उधर नहीं फोकस नहीं करेगा। वो एक बड़ा एरिया है पैसिफिक का, वो एक बहुत बड़ा एरिया है। और वहाँ पे जो ममालिक हैं, ब्राज़ील वगैरह, ब्राज़ील अर्जेंटीना पे तो चलो इन्होंने थोड़ा सा कर लिया, लेकिन ब्राज़ील ख़ास तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है साउथ अमेरिका का, उसके ऊपर अपना असर रसूख दोबारा से इन्होंने मुसल्लत करना है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ गया, यहाँ पर वो बिज़ी हैं, और यहाँ पर बिज़ी रहने की वजह से वो वहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे। और जितना ज़्यादा यहाँ पर ये वेस्ट अपना टाइम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से यही होगा कि अमेरिका का जो ओरिजिनल प्लान था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वापस जाकर अपने आप को दोबारा से तवाना करके फिर चीन के ख़िलाफ़ फिर इधर से चाइना की तरफ आना है। और इसकी एक और हमें इंडिकेशन मिली है, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम वापस पैसिफिक कमांड रख दिया है। इसका मतलब पता क्या है? इसका बड़ा ख़तरनाक मतलब है जी कि इंडिया को उन्होंने कहा है अपने आप को खुद ही देख लो। इंडिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला रोल ख़त्म, हाँ जी। चाइना को काउंटर करने वाला किरदार फ़िलहाल के लिए ख़त्म। यस, अब चाइना को हम देखेंगे, चाइना को अमेरिका ने कहा हम खुद देखेंगे। जी, अब आप बैठ जाओ खुद। हाँ, इंडिया को उन्होंने कहा है तुम्हारे साथ बहुत कोशिश की है, बहुत मलाई खिलाई है, नहीं पाई, नहीं गल नहीं बन रही। तो वो इंडिया को उन्होंने साइड पे कर दिया कि ठीक है भाई पाकिस्तान का। और हो सकता है कि उन्होंने ये भी सोचा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना अब अगर इंडिया बात भी करेगा ना तो अमेरिकी ने सुनना भी नहीं है। जो मेरा इसका रिज़ल्ट निकल सकता है ना, कॉन्सिक्वेंस इनडायरेक्ट, वो यही है कि इंडिया जितना मर्जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहता रहे कि ये करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, अमेरिका कहेगा अच्छा खुद ही देखो, खुद ही देखो, हमें ना तंग करो, जो समझ आ रही है।
और लेकिन अगर देखा जाए इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अब ईरान से भी निकलते हैं, तो ये पूरा रीजन जो है ना एक टाइप का अमेरिका एक्टिवली आउट हो जाएगा, अपने आप को एक्टिवली आउट करेगा, पैसिवली देखता रहेगा इसको। तो जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वीक रिजीम्स जो है ना इस रीजन के अंदर, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। और ईरान ने तो ऑलरेडी अपना लोहा मनवा लिया है, ईरान ने सिक्योरिटी वाइज तो एक बड़ा इम्बोल्डन हो जाएगा यार। अब ये देखो, ईरान ने जो स्टांस लिया ना, उसने पाकिस्तान में कई लोगों के मुंह पे ना तमांचे भी मारे हैं। जी जी जी। ये कितनी कुर्बानियाँ दी हैं ईरानियों ने, कितनी ईरानी कौम ने कुर्बानी दी है, नहीं टस से मस कर सका अमेरिका। हमारे इधर ना अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएगा, सोच से ही ना इनके पता नहीं डर जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं, इनके छाले पड़ जाते हैं, ज़ुबान में छाले पड़ जाते हैं इनके। ये अमेरिका को हर तरह से खुश करने के लिए तैयार होते हैं। यानी खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, इनको बदहज़मी शुरू हो गई कि ये किस तरह कह दिया अमेरिका को। वो ईरान ने बता दिया कि देखो इस तरह ये एब्सोल्युटली नॉट ना, ऐसे किया जाता है, बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है, किया जाता है। हमारे यहाँ वो सिर्फ बात से ही डर गए, बाहर से डर जाते हैं। अब देखें अमेरिका की अभी तक वो भी नहीं 250 साल की, 4 जुलाई को होनी है, तो 250 ईयर की जो अमेरिकन ने अपनी एम्बेसी के अंदर की हुई थी। जी जी। वो आपने वीडियोस देखी होंगी, वो लग रहा था कि जो वाइसरॉय, लेडी वाइसरॉय के आगे खड़े हुए हैं, सब खड़े हैं हाथ जोड़ के, बातें सुन रहे हैं, उसका ज्ञान सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ कि जी अमेरिका ने 250 साल, डेमोक्रेसी के 250 साल। अभी तो शायद अमेरिका अपनी एम्बेसी में एक बड़ी दावत भी रखे, फिर बहुत से आपको नाचने वाले भी नजर आएंगे वहाँ पे, जो अमेरिकन ट्यून्स पे नाचते हैं। हमारे बहुत से सियासतदान, सेलिब्रिटीज़, इवन मजहबी तबका वो भी पहुँचा होता है वहाँ पे, सब पहुँचते हैं। हर तरह की सोसाइटी के बंदे को अमेरिका टच करता है। और यार मैं वही कह रहा हूँ कि ना तारीख़ ना बड़ी ज़ालिम है इस मामले के अंदर। मैं ना आपको एक तारीख़, यही रोमन जोइश हिस्ट्री का ना एक देता हूँ आपको सब। एक ना ये जब ये हो रहा था ना केस इसका, जब मैंने शुरू में बात की थी फ्लाकस की, जो करप्शन केस की बात की थी, उसके कुछ देर बाद ही ना रोम के ना हालात बड़े ख़राब हो गए। यरूशलेम में जो बादशाह बैठा हुआ था, उसका नाम था योहान हिरकनस नाम था। तो रोमन्स ने पता क्या किया, रोमन्स ने ना एक नॉन जोइश आदमी है, उसका नाम था हेरोड। रोमन सेनेट में उसको उन्होंने कहा तुम बादशाह हो यहूदा के, यहूदियों के बादशाह तुम हो। और उसके बाद रोमन से पता क्या किया, उसको फ़ौज दी, अपनी फ़ौज दी और कहा जाकर ना फतह करो यरूशलेम को। और उसने फतह भी किया। अवाम ने उसको नहीं माना, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, हेरोड ने, उसने रोमी बादशाह को देवता माना, उसके लिए मंदिर बनाए और अपनी लोकल अवाम को भी खुश रखने के लिए ना वो जो हैकल सुलेमानी था ना उनका, उसको भी एक्सपेंड किया। और उसी बंदे ने जब रोमन सिविल वॉर हो रही थी उसके अंदर भी ना वो ये परेशान था कि मैंने किस बंदे का साथ देना है, मार्क एंटनी का साथ देना है या ऑक्टेवियन का साथ देना है। और पता क्या करता रहा, दोनों का साथ देता रहा टिल द एंड। उसने फाइनली उसको ऑक्टेवियन का साथ दिया, उसको अपनी आवाम से पैसा इकट्ठा करके उनको देता रहा, ट्रिब्यूट देता रहा कि जी आप जंग लड़े हैं और आप जीते जाकर। इतना सब करने के बावजूद अवाम के जो यहूदी थे, आम यहूदी था, उसने उसको सिर्फ धुतकारा ही। और इवेंचुअली क्या हुआ कि उसी की औलाद के ख़िलाफ़, उसके आगे जो पोते के दौर में, उसकी बादशाह के दौर में रोमन ने चढ़ाई कर दी यरूशलेम पे। और लिटरली उनकी अपनी तारीख़ में रोमन ने लिखा हुआ है कि यरूशलेम को फ्लैट किया था, उसकी सब जो इमारतें थी मिसमार कर दी थी, उसकी बुनियादें निकाल के पत्थरों की समुद्र में फेंक दी थी रोमन्स ने। इतना रोमन्स इनसे हो चुके हुए थे। और ऐसे हेरोड्स पाकिस्तान में काफ़ी आते रहे हैं। जी जी, काफ़ी आते रहे हैं। वैसे रोमन्स का मैं बताता हूँ चलूँ कि ना, हम रोमन्स की बात ही कर रहे हैं,
एक तो रोमन एम्पायर की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि ना ये जो अमेरिका में कैपिटल हिल है ना, इसका नाम बेसिकली ना एक रोम, अभी भी रोम के अंदर, शहर के अंदर ना एक हिल है, कैपिटलाइन हिल, जहाँ पे इनका होता था रोमन सेनेट बैठती थी। तो बेसिकली इन्होंने ना फाउंडर्स ऑफ अमेरिका ने इसी को जहन में रख कर ना यूएस कांग्रेस को भी ये कैपिटल हिल कहते हैं, उस बिल्डिंग को कैपिटल हिल इसलिए कहते हैं। तो ये बड़ा ना इनका रोमन्स का एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा इनकी सिमिलरिटीज़ हैं, थोड़ी सी अमेरिकन का बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। किस तरह उनका मुआशरा जो है ना अमेरिकन का कि फ़ॉरेन कल्चर्स को एक्सेप्ट भी करना है और फिर जो सा कल्चर पसंद नहीं आना उसको उड़ाना भी है। और ये रोमन्स के अंदर भी था कि बहुत ओपन थे टूवर्ड्स फॉरेन कल्चर, यानी ऐसे रोमन्स ना बड़े तोहम परस्त भी थे कि जहाँ भी फतह करते थे ना, जिस भी इलाके को फतह करते थे, उसके बादशाहों के ना मंदिरों को तबाह नहीं थे करते, बादशाह के ना खुदाओं के, बल्कि करते क्या थे, उनके खुदाओं के बुत उठा कर ना रोम ले जाया करते थे और वहाँ पे उनका मंदिर बनाकर ना उधर रखते थे बुत। वजह भला क्या थी कि जिस इलाके को फतह किया ना, उस इलाके के लोग कभी बगावत ना कर सके रोम के, कि एक पैगाम ये देना है कि तुम रोम के ख़िलाफ़ नहीं बगावत कर रहे, तुम अपने खुदा के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हो। तो अमेरिकन भी कुछ इस तरह के हैं कि ऐसा निज़ाम बनाया पूरी दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक उसको एक बना दिया ना, देवता बना दिया। ये वॉल स्ट्रीट सारी दुनिया की कंपनी इधर ही है। तुम अगर कुछ गलत करोगे तो तुम इस फाइनेंशियल सिस्टम के साथ गद्दारी करोगे, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, इसलिए बंदे के पुत्र। हाँ, यानी जो बगावत तुम हमारे खिलाफ करोगे ना, वो उसका नुकसान हमें नहीं होना, तुम्हें नुकसान होना है। तो जिसकी वजह से फिर जब भी बुलावा आता है यूएस एम्बेसी का तो जाते हैं सारे। जी। वैसे आजकल एक मूवी आ रही है क्रिस्टोफर नोलन की, ऑडिसी की, उसका भी हम थोड़ा मुझे ना वो काफ़ी पसंद है। इसकी जो मिथ है ना, द ऑडिसी, काफ़ी मज़ेदार चलती है। लेकिन इसका मैं वैसे ही बताता चलूँ कि ना रोमन्स का ना जो इनकी अपनी एक रवायती तारीख़ है रोमन्स की, जो ये इन्होंने लिखी थी, जो ये पढ़ा करते थे। तो रोमन्स बेसिकली अपने आप को ना कहते थे कि हम ना ट्रोजन शहज़ादा है, जिसको ऑडिसी के अंदर दिखाते हैं कि ट्रॉय के ख़िलाफ़ जंग होती है तो वहाँ से जो लोग भागते हैं, तो उनमें से ना एक ट्रोजन शहज़ादा भी था जो भाग कर इधर आया था और इधर आकर उसकी औलाद ने फिर रोम को बनाया था। तो रोमन्स ये सोचते थे कि हम ट्रोजन से शजरा नस्ब है। वैसे मैं डाइग्रेस करूँ, लेकिन बड़ी एक्साइटिंग हिस्ट्री है। इस बारे में कभी जब मूवी आती है ना तो इसको डिस्कस करेंगे कि क्योंकि इस स्टोरी के अंदर काफ़ी डीप फ़िलोसॉफिकल लेसन्स हैं। अच्छा, बहुत डीप फ़िलोसॉफिकल लेसन्स हैं जो हम लोग एज सच अप्लाई हो रहे होते हैं हमारे ऊपर, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इनकी बेसिकली इब्तिदा कहाँ से हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये सीन है इस वक्त जिहाद, छोटा मागा वर्सेस एपेक शुरू हो चुका है, एक सिविल वॉर शुरू होने वाली है। तो इसमें अब मसला ये है कि पैसा तो बहुत है उस साइड पे, जो लॉबीज़ हैं आपकी, उनके पास तो बहुत पैसा भी है, इन्फ्लुएंस भी है, कंपनीज़ हैं, तो और एक तरफ है बेचारी अवाम जिसे कहते हैं हालो बेहाल। तो एक चीज़ तो है कि हमारे जैसे मुल्कों से ज़्यादा, वैसे तो सारी दुनिया में सिस्टम तो इनजस्टिस का ही है। हाँ जी, अनफेयरनेस का, अनफेयर है और पैसे वाले की ताकत है, कैपिटलिज्म है अमेरिका में भी। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका में कम से कम हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से बेहतर ही। इलेक्शन कमीशन, फिर दूसरा जिहाद इनका ना अमेरिकन पब्लिक का जो जमहूरियत का तसव्वुर है ना, वो तसव्वुर भी और एक उसका ड्यूटी भी। जमहूरियत ना वो अमली नमूना, यानी जमहूरियत ना उनके लिए वो नहीं है कि वोट पे आपने डाला कि ये मेरा कैंडिडेट है, डाल के चले गए, यहाँ तक नहीं। वो कहते नहीं, ये जो बैलेट है ना ये मेरा राइट है, ठीक है, मैंने जिसको डाला है ना ये उसी को जाना चाहिए, और अगर नहीं ना गया उस बंदे को तो बस फिर बंदूक आउट है, फिर बंदूक आउट है। ये जो सेकंड अमेंडमेंट है ना अमेरिका की, जिसमें सबको दिया हुआ है जी कि राइफलें उठा सकते हैं, फायर आर्म्स,
वो वजह उसकी बहुत ही वजूहात हैं कि फ़र्ज़ करो यार कोई बंदा रह रहा है बिल्कुल ही सुनसान सी जगह में, उसने अपना फार्म बनाया हुआ है, तो कोई रेड इंडियन वगैरह आ जाए या कोई दूसरे आ जाएं, बदमाश वगैरह आ जाएं, तो उनसे लड़ने के लिए ऑफ कोर्स दे नीड टू हैव, लेकिन उसका एक इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस भी ये था कि अगर कोई जाबिर इंसान अमेरिका पे हुकूमत करना शुरू कर दे, जिस तरह यूरोप में जाबिर बादशाहों की हुकूमतें थीं, बिल्कुल, तो उसके ख़िलाफ़ आवाम के पास कोई ना कोई राह होनी चाहिए कि वो जद्दोजहद कर सकें उसके ख़िलाफ़। तो अमेरिका के अंदर ना इनका तस्वुर ही यही है कि भाई बैलेट डाला ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहाँ तक बात ख़त्म है, नहीं। वो उनकी आवाम जो हमसे बहुत उसकी एक जो अपने आप को तंजीम साजी करने की ना, मुनज़्ज़म करने की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, वो हमसे बहुत आगे है उनकी। आप टकर कार्लसन को सुन लें, वो बंदा जो बातें कर रहा है ना, अब आप समझते हैं दैट इज़ व्हाट मागा इज़ थिंकिंग, वो मागा की सोच है। और वो इस टाइम अमेरिका से बाहर नहीं बैठा हुआ, वो अमेरिका में बैठा हुआ है। इसका मतलब भला क्या है कि आप मागा से उस तरह का झगड़ा नहीं मोल सकते। जी 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 जी, क्योंकि इट्स रिप्रेजेंटिंग अ बिग चंक ऑफ पब्लिक। और मागा अभी तक चार्ली कर्क को नहीं भूली। वो अभी तक सोच रहे हैं कि चार्ली कर्क, वो अभी तक, अभी उनके पास सबूत वगैरह नहीं है, एविडेंस वगैरह नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि यार इस बंदे को ना असैसिनेट बड़े ही मायूब वक्त पे किया गया, बड़ा ही मायूब वक्त है जब इसको असैसिनेट किया गया। वो अभी से करना शुरू हो गए कि अच्छा ये जो ही ये बंदा थोड़ा सा इसने एंटी इसराइली लिया अपना, और वो बहुत ज़्यादा सेमिनार्स करना शुरू हो गया था स्टूडेंट्स में जाके, और वो हाँ सेमिनार्स और पब्लिक टॉकिंग करना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे क्राउड को पुल कर रहा था। तो वो पॉपुलैरिटी, मकबूलियत ना काफ़ी लोगों को बुरी लग सकती है। तो मागा की चीज़ों में उनके लोगों में, उन लोगों में ये चीज़ें, मेमोरी उनकी, हाफिज़ा उनका ना हमसे ज़्यादा अच्छा है। तो जिसकी वजह से टकर कार्लसन अमेरिका में बैठ के वो बातें कर लेते हैं। जी जी, और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे यहाँ नहीं की जा सकती, जो नहीं की जा सकती के खिलाफ। और वो सिस्टम, अच्छा, लेकिन टकर कार्लसन एक बड़ा कमाल का काम कर रहा है। वो बेसिकली सिस्टम को नहीं गालियाँ दे रहा है अमेरिकन, वो कह रहा है भाई हमारा जो सिस्टम है ना वो हाईजैक हो गया। जी जी, और वो हाईजैक हुआ है एंटी अमेरिकन फोर्सेस ने किया है, वो ये कह रहा है। उसने बड़ी कमाल की एक ना लाइन पकड़ी हुई है टकर कार्लसन ने भी। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लोग हैं जो कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर अमेरिकन चलाए ना, अमेरिकन पब्लिक सिस्टम चलाए तो बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन ना ये सर्टन एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ना हैवीली मैनिपुलेट कर दिया हमारे सिस्टम को, लॉबीज़ ने और मनी इंटरेस्ट ने, ये इलॉन मस्क वो अब यानी अमेरिका के अंदर ना बहुत ओपनली वो बात करना शुरू हो गए हैं ओलिगार्की। इसके ऊपर वैसे हम कभी ना डिस्कशन करेंगे ये ना कि जमहूरियत कैसे काम करती है, काफ़ी लंबी डिस्कशन है, मैं इसके ऊपर भी कर रहा हूँ। तो ओलिगार्की इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी, बट अ वेरी डेकेडेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी बिल्कुल जब अपने आखिरत में आ रही होती है ना, आखिरी सांसें ले रही होती है, तो वो काइंड ऑफ ओलिगार्की बन जाती है कि चंद लोगों की हुकूमत होती है, चंद ग्रोहों की हुकूमत होती है। पाकिस्तान में भी तो यही है। पाकिस्तान तो हमेशा से ओलिगार्की रहा है। हाँ। नहीं, पाकिस्तान जो है ना यार, वो ओलिगार्की से ज़्यादा ना वो है आर्केक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आर्केक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह एथेंस में थी कदीम ज़मानों में। यानी हम ना 2300 साल पीछे बैठे हुए हैं, जब बल्कि 2300 साल नहीं, कोई 2600 साल पीछे बैठे हुए हैं एथेंस के अंदर, जब ना वोट डालने का हक सिर्फ उसके पास था जिसके पास ना तलवार थी या नेदा था। तो पाकिस्तान में भी आपको याद है ज़ियाउल हक ने एक दफ़ा कहा था कि दी ओनली कंस्टिट्यूंसी दैट आई केयर इज़ द आर्मी। कंस्टिट्यूंट्स ज़ियाउल हक के वो थे। तो अब ना ज़रा थोड़ा सा करें, मुवाजना करें कि वो 2600 साल पहले तलवार वाले से वही वोट डाल सकते थे। आज भी पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों का वोट मैटर करता है, बाकी जो है ना बस वो ये करने आते हैं, एक रस्म ही पूरी करने आते हैं। जी जी। तो पाकिस्तान में वो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर कि वो लिमिटेड लोगों की डेमोक्रेसी है। यानी वो हम जो अवाम है ना, राया के पास कोई कहते हैं ना पावर ऑफ वोट का वो आप देखें ना कि इदारे ने
गलती से एक गलती कह लें या जो भी कह लें, गफलत, क्रिमिनल नेग्लिजेंस से एक बच्ची को एक क्रॉस फायरिंग में कहते हैं जी वो बच्चे की जान चली गई। हाँ जी। और उस इदारे का हेड कॉन्फ्रेंस करने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से माफ़ियाँ मांग रहा है। They don't want apologies. मतलब जब पाकिस्तान जो कोर्ट की रिपोर्ट आई इनों के 900 लोग पाकिस्तानी भी उससे पहले हाँ जी उसी तरह की या उससे ज़्यादा, तो मतलब वो भी उसी इदारे के हाथों मारे गए 900 लोग, तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ना जी। जब ऑस्ट्रेलियन नेशनल बच्ची जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से भी था तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। तो ये इससे नज़र आता है कि वो सर्टन लोगों के लिए है यहाँ पे डेमोक्रेसी और थोड़े बहुत राइट्स, वगैरह बाकी हैं कि वरना जो 99% है मेरा नहीं ख्याल नहीं बिल्कुल भी नहीं कोई डिज़र्व भी करते हैं या उनके पास है भी कि नहीं, और शायद थे भी नहीं कभी। और लेकिन और वही मसला आ गया ना कि अमेरिका के अंदर ना जो एक उनका इंडिविजुअल का और या उनकी जो जिस तरह की उनकी हिस्ट्री के अंदर, उनकी तारीख के अंदर है ना कि अमेरिका बड़े प्राउड हैं कि हमने ना ज़ोरे बाजू आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, वो ना बड़े प्राउड हैं। हमारी ना ज़रा पाकिस्तान इंडिया की ना ज़रा आज़ादी बड़ी नीम हकीम सी थी। जी जी, पेपरों पे आज़ादी मिली थी, पेपरों में मिली और कागजात में मिली, और तब से लेकर ना पता मसला क्या होता है, मुझे एक चीज़ ना समझ में आई यार, आज़ादी हासिल करना और आज़ादी मिल जाना। हमें आज़ादी ना मिली थी, हमने आज़ादी हासिल नहीं की थी। ये हमें जो पढ़ाया था ना हमने आज़ादी हासिल की, जद्दोजहद की नहीं। वो अमेरिकन कहते हैं भाई जद्दोजहद हमने की थी, हम लड़े थे, 5 साल हमने जंग लड़ी थी, 1776 से लेकर 1781 तक हम लड़े थे। वरना तो आज़ादी हासिल करने की कोशिश तो इधर गांधी ने भी की थी 1940 में, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं कामयाब हो सकी, नहीं हो सकी कामयाब। हालांकि मैं उसकी आज ही पढ़ता हूँ, आज भी अंग्रेज़ अपनी तारीख में ना उसको क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं लिखता, उसको लगता है रिबेलियन। जी जी, आज भी 1857 की जो जंग आज़ादी है ना वो आज भी लिखते हैं भाई म्यूटिनी। तो अमेरिकन के अंदर ना आज भी उनकी जो तारीख है ना उसके अंदर इनकी दिमाग में ये चीज़ एम्बेडेड है कि हम ना लड़कर हासिल करने वाली कौम है। तो मागा इस वक्त गेरअप हो रही है लड़ने के लिए। उन्हें पता लग रहा है भाई हमारे राइट्स किए जा रहे हैं, हकूक़ हमारे सल्ब किए जा सकते हैं, क्योंकि एक सर्टन ग्रोह है उसने हमारे मुल्क के सारे निज़ाम पे कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए और इसराइल के इंटरेस्ट के लिए ना हमें बली का बकरा बना रही है, हमें कुर्बान करी जा रही है। और जिसकी वजह से अब आपने देखा होगा ट्रंप का ना आजकल प्रोफाइल बड़ी डाउन हुई है और जेडी वैंस को इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मागा को पता लगा भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ना ये बंदा ज़्यादा लंबा नहीं गुजारने वाला, ढीला करैक्टर हो गया। ये जो 2016 का डोनाल्ड ट्रंप था, इन्होंने सोचा था ये 2016 से ज़्यादा पावरफुल होगा, पावरफुल नहीं, ज़्यादा आग के साथ आएगा। यानी ट्रंप ने 2020 से लेकर 2024 तक बड़ा वो किया, एंड्योर किया, बर्दाश्त किए चीज़ें। जी जी। तो ये सोच रहे थे कि अच्छा ये ज़्यादा फायर के साथ आएगा, वो चीज़ नज़र नहीं आई मागा को, और उसकी वजह से मागा खुद भी ना टूटना शुरू हो गई, टूट फूट का शिकार हुई। जी जी। और अब एक बार फिर अब फिर दोबारा से ना रीऑर्गेनाइज हो रही है। अब उसमें से क्या हुआ कि ये आपका जो बेन शपीरो टाइप जो लोग थे ना ये माइनस हुए। जी जी। मागा में से थोड़ी सी छांटी हुई है, जिसमें पीटीआई में गई थी छांटी। जी जी, पीटीआई में भी हमने देखा पाकिस्तान में छांट के सारे जो लोटे आए थे वो सारे छांट के साइड पर हो गए। जी जी। अब उसे पीटीआई की प्रोफाइल हमें लगता है कि भाई नीचे हो गई है, नहीं पीटीआई की प्रोफाइल नीचे नहीं हुई, पीटीआई प्रोफाइल बस अपने आप को ना ऑर्गेनाइज करना चाह रही है कि अच्छा ये जो अभी आया हुआ है ना इसको हम ना इस तूफ़ान को हम किसी तरह ना निकल जाएं इस तूफ़ान में से। तो माँ का भी इस वक्त ना वो यही कह रही है कि 2028 में इलेक्शन है, तो तब तक ना एक तूफ़ान है, तो उस तूफ़ान के लिए वो गेरअप हो रही है। और उसको उन्हें पता लग गया सबसे पहले हमने ना किसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू को या और एपैक को हमने साइडलाइन करना है। और जिसकी अभी उसकी वॉशिंगटन पोस्ट की भी आपने रिसेंटली पढ़ी होगी कि न्यूज़ भी आ गई है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रंप को वार्न कर दी है। जी जी,
कि नेतन्याहू डील ख़राब कर सकता है लॉन्ग टर्म में? हाँ जी, लॉन्ग टर्म में। अब लॉन्ग टर्म कितना है, अब आप 2028 तक देख लो, 2028 तक, और तब तक मेरे ख्याल से बहुत वक्त है JD वैंस को अपनी प्रोफाइल बनाने का। लेकिन एपैक ने भी वहाँ से अपना बंदा खड़ा किया हुआ है। ये बड़े लोग हैं सिस्टम में, बहुत सिस्टम में लोग हैं जो कि ये इससे कौन डिनाई कर सकता है कि लॉबिस्ट हायर मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। अमेरिका में तो ये लोग कह रहे हैं, टकर कार्लसन सारी दुनिया खुल के कह रही है, और ये कोई आज आया नहीं हुआ, ये फैक्ट्री तो बहुत पुराना है। ये तो हाउस ऑफ कार्ड में सीजन्स में भी हमने देखा है कि किस तरह वो ख़रीदते हैं कांग्रेसमैन को और लॉ मेकर्स को। नहीं, वैसे ना हाउस ऑफ कार्ड से आपने ना मुझे एक एपिसोड याद करवा दिया। वो ना वो बेसिकली है तो लिंक्ड उसी से ही है। ये वो इलेक्शन हो रहा होता है ना इसका, जब यार इसका फ्रैंक अंडरवुड का, हाँ, पहली दफ़ा तो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, तो फिर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है और वो फिर प्रेसिडेंट बन जाता है। यानी या वो लगता है वो हो भी सकता है कि ना डोनाल्ड ट्रम्प को कहें आप रिज़ाइन करें, और यानी वो मुझे कभी कभी ना लगता भी है कि ना शायद ये इन्होंने एक ना बड़ा प्रोफेटिक है हाउस ऑफ कार्ड्स। लेकिन उसके अंदर मैं वैसे ही आपको बताता चलूँ कि ना ये लोग इलेक्शन हो रहा होता है और जो कंटेंडर है फ्रैंक अंडरवुड का, वो बेसिकली AI इस्तेमाल करता है। वो अपने दोस्त, उसका भाई बहुत बड़ा IT का CEO होता है, और वो उसको ना प्रोवाइड कर रहा होता है, डेटा दे रहा होता है। जी जी। और इलेक्शन, और फ्रैंक अंडरवुड कहता है अच्छा मैं NSA का इस्तेमाल करूँगा और ये करूँगा, और फिर भी ना उससे लग रहा होता है कि मैं इलेक्शन ना हार जाऊँगा फ्रैंक अंडरवुड को। तो इलेक्शन नाइट से ना एक रात पहले वो पहुँचा होता है उधर, एक ना वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक ग्रुप है बोहेमियन ग्रोव, वो वहाँ पर ना वो बेसिकली मेरे यार उसका मैं देख रहा था, तो वो 19th सेंचुरी के अंदर ना जर्नलिस्ट्स ने उसकी इब्तिदा की थी। तो उसके बाद से ना वो एक बहुत बड़ा ना एक टाइप का ना वो समझ लो यार गेट टुगेदर बन गया बड़े ही असर रसूख वाले लोगों का। तो वो कहता है कि लोगों को फ्रैंक अंडरवुड ना वहाँ पर गया होता है, और वो ना अपना एक मोनोलॉग में ना एक चीज़ कहता है पीपल थिंक कि ना इलेक्शन जो है ना वो बैलेट से जीता जाता है। कहता है नहीं, इलेक्शन यहाँ पर जीता जाता है। कहता है यहाँ पर ना मुझे अब कुछ लोगों के साथ ना व्हीलिंग डीलिंग करनी पड़ेगी, और ये मेरा इलेक्शन का रिज़ल्ट ना मेरे हक़ में करवाएंगे। व्हीलिंग डीलिंग वो करता है और फिर वो इलेक्शन जीत जाता है। तो ऐसा ही कुछ अमेरिका में भी होता है, आज रियल अमेरिका में भी होता है। यानी वो तो हमें कंस्पिरेसी थ्योरी लगती थी कि कंस्पिरेसी थ्योरी को ना ड्रामाटाइज कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद जब फिर आपको पता है एक बहुत ही मशहूर नेटवर्क पूरी दुनिया के सामने यहाँ हुआ, कैम्ब्रिज एनालिटिका तो छोटा हो गया उसके आगे, तो छोटा हो गया वो JE नेटवर्क। अच्छा, JE नेटवर्क से मैं जेन कहता हूँ, मैंने उसका एक नया एक्रोनिम रख दिया जेन। और वो जब हुआ यहाँ हमारे सामने तो पता लगा कि अच्छा ये जो इन्होंने हाउस ऑफ कार्ड्स में दिखाया है, हाँ, मामला तो उससे काफ़ी आगे जा चुके हैं बहुत आगे दुनिया में। वो तो बस वो हल्की हल्की टीजर्स दिए हैं ना उन्होंने, फीलर्स दिए हैं। और आप देख लें अभी तक ईरान वॉर से पहले जब वो एकदम से उस नेटवर्क की आवाज़ें लोग गूंज रहे थे कि ये हमारे मुल्क में तुम लोगों ने क्या कर दिया, अब देखते हैं। क्योंकि दरमियान में जो इंटरमिशन आया उसके बाद ये दोबारा मामलात उस तरफ जाते हैं या नहीं। क्योंकि अभी तक ना मैं जब भी न्यूज़ देखता हूँ वो बिल्कुल ही ज़ीरो आउट कर दिया उसको, और ना उसमें ना लोगों का इंट्रीग बहुत ज़्यादा था, कि हमारे निज़ाम में हो क्या रहा है। ईरान वॉर पे ना अब इंट्रीग लोगों का ख़त्म हो गया, क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गया है। ये तो डील होनी है टूटनी है, डील होनी है टूटनी है, टॉक्स होनी है टूटनी है, वो यानी ना लोगों को ना पता लगा ये साइकिल यही चलना है। आप ये जेफरी एप्स्टीन नेटवर्क, हाँ जी, जेफरी एप्स्टीन नेटवर्क है, मैंने उसका नाम जेन रख दिया हुआ है जी, कि है तो एक टाइप का जेन को अगर हम ई को ई बोले तो जिन बन जाता है, जिन नहीं है वो। और उसने अभी तक अमेरिका को एक डिफरेंट एंगल से पकड़ा हुआ है। तो इस वक्त आप अगर देखें ना अमेरिका के अंदर अपनी उस मुल्क की अपनी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट
जो हमें शायद नज़र नहीं आ रहे, वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं अब। यानी हमें नज़र आएंगे वो कॉन्फ्लिक्ट्स। एक है ग्रुप मागा का जो कि चाहता है कि हम लोग वापस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आए। एक है एपेक वाले, वो कहते हैं अमेरिका कभी हमें छोड़ के ही ना जाए और मिडिल ईस्ट में भी इंगेज रहे, सब कुछ करता रहे। और इसके अंदर कहीं पे ना ये आपका जो जेफरी एप्स्टीन का नेटवर्क है ये ऑपरेट करता है। ये नहीं कि उसने पॉलिसीज़ कोई इस तरह की बनवानी है, उसने बेसिकली अमेरिका पे अपना तसल्लुत रखना है। उसने अमेरिका की जितनी भी वो आप इसका समझ लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ ग्रुप जिसको इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका को, यानी अमेरिका के निज़ाम के अंदर मैनिपुलेशन कोएर्शन डालने के लिए। ये उस नेटवर्क का काम है जी। और अमरीकी अब उससे मागा वाले एपैक और इन दोनों से ना गुथम गुथा हुए पड़े हैं। बिल्कुल। और ये अभी हमें फ़िलहाल नज़र तो नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा बिकॉज ऑफ जेडी वैंस। जिस तरह जेडी वैंस ने बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जाके बोला कि भाई जो तुम्हारे इंटरेस्ट हैं वो हमारे इंटरेस्ट से अगर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो हमारा मसला नहीं है, जिसका मतलब ये है कि एक टाइप का ना सेट किया जा रहा है, स्टेट सेट की जा रही है कि इसराइल को उसकी जगह पे कैसे पहुंचाना है। क्योंकि पिछले वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक आपको मैं भी बता रहा हूँ ना, रोमन्स की हमने बात की थी कि धाइयाँ लगाकर कई धाइयों से उन्होंने काम कर कर के अपना असर रसूख जो बनाया है ना, अब वो असर रसूख इतना मंजर यहाँ पर सामने इतना ऑब्वियस हो गया हुआ है कि अमेरिकन ना उनके लिए हजीमत बन चुकी है वो चीज़। यार हमारे लिए कितनी हजीमत है कि साइफ़र आता है जनाब अली तो मुल्क में तब्दीलियाँ रहती हैं, यानी हजीमत है एक। लेकिन चलो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, हम तो नहीं है हमारे पास। और हजीमत बड़ी ये बड़ी जलालत है, बड़ी शदीद जलालत है। और आप सोचें जब एक सुपर पावर को ये लगता हो कि हमें कोई डिक्टेट कर रहा है एक छोटा सा मुल्क, तो वहाँ पे एक नेशनल प्राइड होता है, वो किस लेवल तक हर्ट होता होगा। ये इधर पाकिस्तानी लोगों को हर्ट हो जाता है जब डोनाल्ड लू कहता था कि जी तुम ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते, ईरान से गैस लोगे तो सैंक्शन लगेंगी या ये होगा, तब्दीली हो जाएगी। तो पाकिस्तानियों को अगर हर्ट कर सकती है ये चीज़, तो फिर अमेरिकन को कितनी हर्ट कर सकती है। और जिहाद वो अमेरिकन जिनके पास वो असलहा है, उनके घरों में वो असलहा पड़ा हुआ है जो हमने देखा भी नहीं हुआ। यानी G3 C3 कुछ नहीं है उनके पास, प्रॉपर बंदूकें असॉल्ट राइफल्स पड़ी हैं। तो वो तो और वो अपनी हिस्ट्री को देखते हैं कि हमने वो कौम है जिन्होंने बरतानवी सल्तनत के लोहे के चने चबवा कर आज़ादी हासिल की, और ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ना उनकी पेट्रियटिज़म उस पर ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त बना हुआ है। वो हमने बात की थी ना कि सबसे पहले रोम ने यहूदियों को जब एक्सपेल किया था तो वो किया था कि ये अपने तौर तरीके से खा रहे हैं रोमियों को। तो आपने चेक किया कि इन रीसेंट ईयर्स कुछ थाइयों से अब मैं 20 साल से जुडेओ क्रिश्चियन वैल्यूज़ बहुत कही जा रही हैं अमेरिका में। जी जी। इंग्लिस्तान में भी अब कहना शुरू हो गए हैं जुडेओ क्रिश्चियन वैल्यूज़। और वो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं यार जुडेओ क्रिश्चियन वैल्यूज़ तो नहीं थी, हम तो क्रिश्चियंस थे। तो इस चीज़ हर इस तरह की चीज़ को ना वो अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकली वो देख रहे हैं, देखना शुरू हो गए हैं एक क्रिटिकल लेंस से कि ये जुडेओ क्रिश्चियन वैल्यूज़ कब से हो गई, ये कब से हो गई, तो ये कब हुआ, ये किसी ने आकर टीवी पे कह दिया। तो वो इन चीज़ों को सोच रहे हैं। फिर अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अब ये कहाँ कहाँ तक पहुँच गया। वो कह रहे हैं कि अच्छा अमेरिका में यहूदियों की पॉपुलेशन कितनी है और कांग्रेस में कितने बैठे हैं। फिर वो कहते हैं ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्पैरिटी है, ये तो पॉपुलेशन इतनी थोड़ी सी है, सीटें इतनी ज़्यादा बल्कि बैठे हुए हैं। यानी मुझे याद है वो इनकी एक बहुत डायन फॉन्स्टीन कैलिफोर्निया की किसी डिस्ट्रिक्ट से हाउस ऑफ कांग्रेस की मेंबर थी। यार हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी देर से वो उस डिस्ट्रिक्ट से हाउस ऑफ कांग्रेस में बैठी हुई है।
हमारी इतनी उम्र नहीं है, यानी हम लोग इधर खान साहब कहते थे मियाँ साहब जानते हूँ साड़ी बारी आन दे, वो कहती मैं तो बारी आने देनी, और लिटरली वो बारी उसने नहीं आने दी, उसकी डेथ हुई है, उसके बाद बारी आई है किसी और की। तो ये चीज़ें, अब वो ये चीज़ें ना इसके ऊपर अपना क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू हो गई इनकी आवाम, स्पेशली रिलेटेड टू मागा। वो भी इन चीज़ों को देखना शुरू हो गए हैं, वो भी इन चीज़ों को देखना शुरू हो गए हैं कि ये जो सारी जो आईटी कंपनीज हैं और जितने भी इनके ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से उनकी अगली नस्ल तबाह हो रही है, वो इस चीज़ को देखते हैं जी, और फिक्र है उनके अंदर। और देखें वो जो कंपनीज हैं वो काम यही कर रही हैं कि लोगों का डेटा हासिल करके उसको मैनिपुलेट कर रही हैं, फिर प्रॉफिट्स भी बना रही हैं, लोगों को कंट्रोल भी इनडायरेक्टली किया जा रहा है, लोगों के बिहेवियर्स चेंज करके रख दिए हैं, लोगों को स्क्रीन्स पे लगा दिया है। यस तो यही कोई मतलब सोसाइटी का फैब्रिक ही ख़त्म कर दिया कि जब कोई बातचीत ही नहीं कर रहा किसी से। और इसको जिहाद अब आप देख, अगर आप नोट करें ना, अब इसके ख़िलाफ़ ना काफ़ी अमेरिका जी ये ना जो मागा बेस है, इसने ना प्रोपेगेंडा पहले हुआ थ्रू एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, और फिर सोशल मीडिया पे एकदम से आग की तरह फैला है। अब ये ना उसके ख़िलाफ़ आना शुरू हो गया। अभी रिसेंटली एक ना ड्रामा सीरीज़ आई है, वो बड़ी एक ना उसके अंदर स्पेसिफिक लेंस के थ्रू के ना एक अमेरिकन, यानी आप समझ लो ये अपर मिडिल क्लास आप कह सकते हो, अपर मिडिल क्लास के ना हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और वाइफ जब ओनली फैंस की कंटेंट क्रिएटर है, यानी उनकी शादी होने वाली है, और वो हस्बैंड की ना और उसकी जो फियांसे है उसकी ना इसी बात पे ना झगड़ा रह रहा है कि ये तुम क्या कर रही हो, व्हाट इज़ दिस, और वो कह रही है कि ये तो कंटेंट क्रिएशन है, हर कोई करता है। वो कहता है उसे यानी अब इस तरह का आना शुरू हो गया कि जो तुम लोग इस तरह काम कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन पे, व्हाट आर यू बिकमिंग। तो इस तरह के ना उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट में ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी हैं कि ये नुकसान है, कि सोशल मीडिया के जो कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त उनकी इस वक्त करंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन में आ सकती है, वो इसको कर्टेल करना शुरू हो गए हैं। आप देखें जितने भी एडल्ट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, अगर आप इनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखें नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो एक बड़ा शदीद गिल्ट उनमें नज़र आता है कि हम क्यों गए इस काम में, जो फॉर्मर होते हैं, जो छोड़ चुके होते हैं इस काम को, क्योंकि क्योंकि उनको भी आइडिया है कि अब जो चीज़ ये अपलोडेड है एक दफ़ा वो नहीं अब उतर सकती, और अब जो स्पेशली जो मागा से रिलेटेड लोग हैं, दे आर या बेसिकली दे आर गोइंग अगेंस्ट लिबरलिज्म नाउ। ठीक है, लिबरलिज्म का मैं आपको बताता हूँ, वॉल्टेयर को कहते हैं जी क्लासिकल लिबरलिज्म का ना वन ऑफ द फाउंडर्स था, और वॉल्टेयर कहता था कि इंसान वही काम करेगा जिसके लिए उसको ना मुआवजा मिलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मुआवजा मिलेगा उतना ज़्यादा वो काम करेगा। तो ये बात आ गई कि सोशल मीडिया के अंदर आपने, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर इतनी, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर, यानी आपने हर चीज़ को इंडस्ट्री ही बना दी है। यानी स्पोर्ट्स के अंदर आपने हर एथलीट को, ठीक है भाई बहुत कमाल के एथलीट्स हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो वैल्यू एडिशन क्या हो रही है, या कौन सी वेल्थ जनरेशन हो रही है कि अगर एक फुटबॉलर ने किक मार के गोल कर दिया, उससे भाई क्या हुआ है भाई। अच्छा, कुछ उसके फैंस, उनके सेंटिमेंट्स बड़े उबल रहे हैं कि गोल हो गया, जीत के हम लोग, यानी आप सिर्फ सेंटिमेंटल वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, सेंटिमेंटल वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, और उसके इतने तो पैसे मिल रहे हैं। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपने इतना पैसा फेंक दिया, क्या कर रहे हो आप, सेंटिमेंटल वैल्यू क्रिएट हो रही है, या आप आइडियोलॉजी भी बेच रहे हो, नज़रियात भी बेच रहे हो, थोड़ी सी फिलोसफी भी सिखा रहे हो कि अच्छा ऐसे काम करने चाहिए, ब्रेन वॉशिंग भी हो रही है, लेकिन वैल्यू एडिशन कोई नहीं हो रही। आई डोंट सी इट। यस, अब अमेरिकन्स स्पेशली मागा, वो उन्होंने इन चीज़ को देखना शुरू कर दिया, नाउ दे आर काउंटरिंग इट। मुझे याद है एक फिल्म सिटी इधर भी बनाने की कोशिश की जा रही है, लाहौर में। उस फिल्म सिटी का क्या होगा, कौन सी आइडियोलॉजी बदली जाएगी, क्या लोगों को सिखाया जाएगा, कितना पैसा फेंका जाएगा, किन को फ़ायदा दिया जाएगा, कुछ नहीं पता। आप ज़रा CBD की ना, जो CBD नहीं है, जो पतली सी, पर मुझे समझ नहीं आती तो कौन सी बिल्डिंगें बननी थी, जगह ही नहीं है लेकिन
वो इस वक्त ना आपके टिकटॉकर्स का ना हेवन बन चुका हुआ है, वो आकर वही बस तस्वीरें बना रहे थे। और मैं कहता हूँ, मैंने कहा यार इस जगह में है क्या तस्वीर बनाने के लिए? पीछे वो कुछ ज़मीनें हैं खाली और कुछ घर हैं, रोड है, और एक बेचारे पीछे वो एयरफोर्स वालों के घर हैं, वो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। वो कह रहे होंगे किधर फंसा दिया हमें, किधर फंसा दिया। तो यार ये सीन है बस। लेकिन एक जो मुझे चीज़ ना वैसे पसंद आई है, पता है आपको क्या? चलें आपका यानी लाहौर के, मैंने एक चीज़ नोट की है, ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरी। ये लाहौर के बाहर की जितनी भी सोसाइटियाँ ना, इनमें ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गई है। जी जी, शदीद ट्रैफिक में बहुत बढ़ गई है, जो आज से 3-4 साल पहले तक भी नहीं थी। अब वहाँ पे ब्लॉक होते हैं, जो गोल चक्कर होते हैं आपके, जो इधर जा रहे होते हैं बाहर। डिफेंस इतना ब्लॉक्ड होता है, मैं कहता बड़ा ही अच्छा डिफेंस ब्लॉक होता है, मैं ऐसे ही ब्लॉक रहना चाहिए। सिटी के करीब ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज और लंबी लेंशिया, फिर बैरिया के करीब ब्लॉकेज है। पता नहीं क्या, अच्छा लाहौर के अंदर से कम होना शुरू हो गया। हाँ, जो मुझे चीज़ पसंद आई वो, लेकिन वो तभी लगता है अब लाहौर के अंदर तभी लगता है जब ये वीआईपी प्रोटोकॉल कोई जा रहा हो। वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म होने भाई। जी, बड़ा पैसा खर्च करते हैं। एक दौर में ख़त्म हो गए थे पाकिस्तान में। हाँ जी, वो दौर बस हमने ना, या पता क्या, एक चीज़ मैंने सीखी है पाकिस्तान के अंदर ना, मुझे कितने 7 साल हो गए हैं इस कौम, ये ना इसके साथ कोई अच्छा कर दो ना तो इसको लगता है कि वी आर एंटाइटल्ड टू, कि पीपल ट्रीट अस नाइसली। तो वो दे आर नॉट ग्रेटफुल, दे फील एंटाइटल्ड। अगर आप उनके लिए आसानी पैदा कर दो ना तो कहते हैं हाँ हम एंटाइटल्ड है। लेकिन अगर आप उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दो ना तो तब उनकी सिर्फ शिकायत करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी का ये है कि जब भाई आपके लिए किया गया वीआईपी प्रोटोकॉल तो किसी ने दोबारा से शुरू कर दिया, किसी ने चून चानी की, कुछ नहीं हुआ। बस आ रहे ने फिर से जनाब अली प्रोटोकॉल आ रहे, पता नहीं किसका, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी मसाले इनकी देंगे इधर। यार पाकिस्तान के अंदर पता ये चला कि 21वीं ग्रेड के ब्यूरोक्रेट ने जब जिम जाना होता था तब भी ब्लॉकेज लगता है। जी जी, बड़े अफसोस की बात है। तो ना वो रास ही नहीं हमें आया। और अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें, अब वही बात आ गई जो अगर मैं करूँ कि अमेरिका के अंदर जो आइस कर रही है, जिस तरीके से आइस को इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो हमने बात की, जो छोटी सी बच्ची को जी जी बेहमाना तरीके से कत्ल कर दिया, तो वो भी ये कहेंगे भाई अमेरिका में भी होता है, हम भी करते हैं। अमेरिका एक बंदा मारेगा, हम इधर ज़्यादा मारेंगे। अमेरिका यानी अमेरिकन जो वो लोग हैं ना, द मागा पीपल, दे आर नॉट सीइंग दिस कि हमारा मुल्क हमारे हाथ से निकल रहा है। और इसके अंदर उन्होंने जो कल्प्रिट जिसको किया ना वो है एपैक। और आई डोंट नो कि अभी मैं सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा जब रोमन्स ने कोशिश की थी तो उनकी रिपब्लिक ही ख़त्म हो गई जी, लिटरली रिपब्लिक ख़त्म हो गई थी। यानी रोमन एम्पायर बनी ही इस तरह थी, कंटिन्यूसली फाइटिंग विद द ज्यूज़। और इन्हीं के साथ ही सब उनकी जंगें चली, रोमन रिपब्लिक की भी, रोमन एम्पायर। तो अब देखते हैं क्या कि जमहूरियत, क्योंकि रोम के अंदर भी जमहूरियत 400 साल बाद ख़त्म हुई थी जिहाद। अमेरिका का ये 250 साल पूरा होना भी। और अब अमेरिका की जमहूरियत भी अगर मैं काउंट करूँ ना 1776 से लेकर 1865 तक, तो वो एक टाइप की ना सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी ही थी। जी जी, कि वो एक ही पार्टी थी जिससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी निकली, फिर वो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक फैक्शन रहता होकर जो पिछली पार्टी थी उसके साथ मिलकर रिपब्लिकन पार्टी बन गई। तो वो एक टाइप की सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी थी। और उसके बाद से वो हमेशा से यही रही है कि दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती रही हैं, तीसरी की जगह कभी बननी ही नहीं दी इन्होंने। तो ये इस वक्त अमेरिका के अंदर आप देखें कि जमहूरियत को भी बड़ा ख़तरा है अमेरिका के अंदर, और ख़ुद अमेरिका को भी ख़तरा है। खुद अमेरिका को भी ख़तरा है, क्योंकि जब पहले खड़े हुए थे इनके खिलाफ तो तब उनके एम्पायर ही उड़ा दिए गए। एम्पायर उड़ा दी गई।
अब हम एक नया महाज बनता हुआ देख रहे हैं। नया महाज बनता हुआ देख रहे हैं जिसके अंदर जो इनमें से एक ग्रोह है पीटर थियल का, वो तो कहते हैं कि ना डेमोक्रेसी ना कंट्रोल्ड होनी चाहिए। कितनी कंट्रोल्ड हमें नहीं पता, लेकिन वो अपने आप को मागा के साथ भी अलाइन करते हैं। लेकिन मागा वाले का थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं नहीं, ये जो है ना हमारी आज़ादी नहीं तुमने हमसे लेनी, ये मसले मसाइल हैं इनके। वो आज़ादी की भी जंग चल रही है, वो आज़ादी की भी जंग चल रही है। कर्टेलमेंट चाह रहे हैं वो लोग, और एक तरफ कह रहे हैं नहीं हमने अपनी आज़ादी नहीं गंवानी। हमने अपने ये जो हमारे पास अभी वो कहते हैं अमेरिकन का ना थॉट है कि जो चीज़ हाथ में हो ना उसका कभी सौदा नहीं करना। ये अमेरिका के अंदर ना बिल्कुल चीज़ कॉमन है कि जो चीज़ ऑलरेडी मिली हुई है ना उसका सौदा कभी नहीं करना, उसको कभी हाथ से जाने नहीं देना। तो उसके ऊपर नेगोशिएशन भी ये नहीं करते। वो कहते हैं नेगोशिएट उस चीज़ पे करना जो चीज़ हमने लेनी है। तो अब अगर आज़ादी सल्ब की गई तो फिर बहुत बड़ी फिर जमहूरी तो ख़तरा अमेरिका की ख़तरा है। और ये हमें लग रहा है कि नहीं अमेरिकन डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जमहूरियत एक ना उसका कोई ना एक वो इट्स अ मेटाफिजिकल थिंग दैट लिव्स एज अ यू नो लोगों के अंदर एक ख्याल है, कॉन्सेप्ट है। वो उसका कोई फिजिकल उसकी वो नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है जी, एक ख्याल एक कॉन्सेप्ट है। और जमहूरियत का वही बात की ना पीटर थियल एंड हिज ग्रुप, दे थिंक कंट्रोल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड फ्रीडम होनी चाहिए। मागा वाले वो कहते नहीं नहीं ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये तो इस पर तो सौदा ही नहीं होना। यानी टकर कार्लसन को आप सुने, वो तो इनको भी लताड़ देता पीटर थियल वगैरह को भी, उनको भी नहीं छोड़ता। ये आप कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है और फोर्सेस बहुत ढेर सारी अमेरिका के अंदर जिन्होंने कंटेंट करना है, जिनके दरमियान इख्तलाफ है। और इसके अंदर हम देखते हैं क्योंकि इनके अंदर आपस में ना एक दूसरे के लिए नफ़रत भी बहुत ज़्यादा है, यानी वो नज़र आता है। हम लोग जब इनकी तकारीर सुनते हैं तो पता लग रहा होता है कि बहुत रिफाइंड हेट्रेड है, जिसका मतलब क्या है कि पीछे जो ख्यालात हैं वो बहुत ही तासुब वाले, वो बहुत ही उसमें नफ़रत यानी शिद्दत बहुत ज़्यादा आग है। और वो नफ़रत हमें नज़र आती है जो ये बातें ऑन कैमरा कहते हैं, यानी बड़ी रिफाइंड किस्म की हमें हेट्रेड नज़र आ रही होती है। लेकिन जिस तरीके से वो अदाब ने अल्फाज करे तो पता लग रहा होता है कि बिहाइंड द कर्टन्स ना ये तो एक दूसरे को काटने को पड़ते होंगे। शदीद इख्तलाफात हैं, और शदीद इख्तलाफात सिर्फ अमेरिका में नहीं है। अगर आपने जेडी वैंस की सुनी हो ना, बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो उसने बात कर दी, और हम लोग कहते हैं यार नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ये बात इसने कैसे कर दी है। तो नेतन्याहू इसराइल में भी सब फैक्शंस काफ़ी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ना इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ना वो बंदा डिलीवर नहीं कर पा रहा, उसने जो एक डिलीवर करनी थी चीज़ वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। और इसराइल में भी अब ये एक तस्वर पैदा होना शुरू हो गया कि नेतन्याहू की वजह से इस बंदे को वज़ीर आज़म बनाने की वजह से कहीं अमेरिका ही हाथ से ना निकल जाए। खदशा है उनको इस चीज़ का। यही जेडी वैंस ने कहा है ना कि हम ही रह गए हैं तुम्हारे से। हाँ जी, और उसने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सोचने की गलती भी ना करता कि मैं अपने इतने बड़े एलाय को एलियनेट करूं। और ना जिहाद यहूदियों की ना एक तारीख़ में एक वाक़या जिसको इनके अपने ही ना मौरख़ीन ने कहते हैं सनत खनाम का मतलब है बेसलेस हेट्रेड। जब 70 यानी आज से 1930 साल पहले जब रोमियो ने यरूशलेम फ़तह किया, तो वो मौरख़ीन ने ना यहूदियों के मौरख़ीन ने सोचा कि वजह क्या थी कि रोम के अंदर सिविल वॉर एक टाइप की चल रही थी। 4 जनरल्स थे रोमन्स जो आपस में ना गुतम गुत्था हुए थे लड़ने के लिए कि पावर किसके पास आएगी। वो कहते हैं कि उस सिविल वॉर के अंदर 4 जहाँ पे रोमी सल्तनत लिटरली उसके 4 टुकड़े हो चुके हैं। वो कहते हैं कि उसके बावजूद हम हार गए, उसके बावजूद रोमियो ने आकर हमें फ़तह कर लिया, यरूशलेम मलियामेट कर दिया। वजह क्या निकली थी?
तो वजह ये निकली थी कि उन्होंने सारा के बेसलेस हेट्रेड कि यरूशलेम के अंदर इतनी मजहबी और सियासी ग्रोहबंदी हो चुकी थी, जो कि आपको पाकिस्तान में भी नज़र आती है। जी जी जी। पाकिस्तान में बहुत ग्रोहबंदी है, पाकिस्तान में तो यानी सियासी जमातों के अंदर ग्रोहबंदी है। हाँ, और बड़ी नफरत है उनमें आप, और बड़ी नफरत है उनके अंदर। और ये इससे मुझे बेन गवीर याद आ रहा है, जिस तरह वो हेट्रेड डिस्प्ले करता है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जिस तरह के वो एक्शंस करते हैं इवन ग्लोबल एक्टिविस्ट के साथ जो आते हैं फ्लोटिलाज में, हाँ जी, वो उनके साथ भी इतना गैर इंसानी सलूक करता है। मतलब उसको परवाह नहीं है, उसको सैंक्शन किया जा रहा है यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, लेकिन उसको नहीं परवाह। वो एक बेअक्ली लगती है कि अकल का कोई नामो निशान नहीं है कि अपने खिलाफ ही तुम अपने आप को इतना एक्सट्रीमिस्ट दिखा रहे हो। वो उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ। जो इनकी अपनी बेसलेस हेट्रेड यानी फैक्शनलिज्म थी उस दौर में जब रोम ने इनको फतह किया, वो हेट्रेड क्या थी कि तमाम ग्रोह को पता है, इन तमाम ग्रोहों को पता है कि भाई हमारा ना दुश्मन रोम है, रोमियों से हमारी दुश्मनी है। आपको पता है झगड़ा किस बात पे था कि किस ग्रोह ने तमाम यहूदियों की रहनुमाई करनी है रोम के ख़िलाफ़। गद्दी पे किसने बैठना है, बस। ये तो झगड़े बड़ी जगहों पे हमने देखे हैं, ये झगड़े हर जगह कि मुल्क तबाह हो जाता है, लेकिन ये इक़्तिदार के झगड़े नहीं ख़त्म होते। इक़्तिदार के झगड़े नहीं ख़त्म होते। यानी मैं उसकी पढ़ रहा था कि हर तरह का ग्रोह था। एक थे जो कि ना कहते हैं डैगर मैन, खंजर वाले, वो हर किसी का कत्ल करते फिरते थे, उनको निकाला गया। फिर एक ग्रोह था मजहबी रुझानियत वाला था, वो कहते थे हमारी होना चाहिए। एक थे एलीटिये थे यरूशलेम को, कहते नहीं हमारी होनी चाहिए। और वो एक दूसरे के साथ उन्होंने बैठना भी नहीं है, नफ़रत अंगेज़ उनकी लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे की इन्होंने सियासी कत्ल किए, आपस में लड़ते रहे। और फिर और वो क्या हुआ कि रोमन्स में फिर एक उनका जनरल था वेस्पेशियन, उसने बाकी सब जनरल्स को ज़रा साइड पे करके ताकत में आकर चढ़ाई कर दी। और उसने फिर चढ़ाई आकर जिस तरह की है वो तारीख़ याद करती है कि रोमन्स ने उसके लिए कॉइन्स मिंट किए गए, जहाँ पर उन्होंने ये दिखाया हुआ था कि ना एक रोमन फौजी जो है ना वो बड़ा अपराइट होकर तलवार लेकर खड़ा है, और सामने ना एक जो है ना एक बिल्कुल कमज़ोर सी बदहाल एक ना लड़की सी बैठी हुई है जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं। ये उन्होंने अपने सिक्कों पे लिखा कि ये हमने हाल किया है यहूदियों का, ये हमने इनका सब कुछ, इनका ऑनर, डिग्निटी, इंटेग्रिटी सब ख़त्म कर दिया। तो ये इस वक्त अमेरिका में और इसराइल में, यानी अमेरिका के अंदर जहाँ पर एक टाइप की आप समझो कि एक्टिव सिविल वॉर नहीं चल रही, लेकिन इस वक्त फैक्शन आपस में लड़ी जा रहे हैं। और वहाँ पर इसराइल भी है जहाँ पे ग्रोहबंदी हो चुकी हुई है। और दोनों को, और जहाँ पर टेंशन ये है इस वक्त इसराइल में कि कहीं अमेरिका के साथ हमारा कनेक्शन ही ना कट जाए। यानी इन दोनों के दरमियान भी एक नफरत है जो अभी ये डिस्प्ले नहीं कर रहे ओपनली, ये भी डिस्प्ले नहीं कर रहे। थोड़ी सी जेडी वैंस ने की है जो, और जेडी वैंस ने, वो ऐसे लगा है कि भड़ास निकली है क्योंकि जेडी वैंस जिस ग्रुप के साथ है वो तो इस जंग में पढ़ना ही नहीं चाहता ना, वो तो इस जंग में पढ़ना नहीं चाहता ना। वो तो कहता है ये हम किधर सराहों के अंदर फिर जा रहे हैं, हमारा हदफ चाइना है। ये ईरान इज़ टू स्मॉल, अफ़गानिस्तान इज़ टू स्मॉल, ये बहुत छोटे मुल्क हैं, यहाँ से हमें कोई फ़ौजें भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम करा सकते हैं दूसरे, जिस तरह वो इनका ब्लैक वाटर है उस तरह की ग्रोह हम करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए, कॉन्ट्रैक्टर से काम करा सकते हैं, चला सकते हैं। जो इराक और अफगानिस्तान में बड़े अरसे रहे हैं। आखिरी 10 साल तो वही रहे हैं, आखिरी वो ही रहे हैं। लेकिन इसराइल के लिए जो है ना बेसिकली अमेरिका का निकल जाना, वो कहते हैं ना आदत होगी ऐसे ज़िंदगी गुजारने की, उनके लिए नाइटमेयर है, कि अमेरिका ना निकल जाए। अमेरिका निकल गया तो बस फिर शायद कहीं सब ख़त्म ही ना हो जाए, सब हमें दबोच ना लें। और अब इस पॉइंट पर निकले जहाँ पर ईरान इतना इम्पोर्टेंट हो गया। दिस इज़ वेरी
तो वो तो अपनी इस वक्त कर रहे होंगे कि एनालिसिस कर रहे होंगे। एनालिसिस कर रहे हैं, और वो भी गुस्सा अब उधर से भी नफरत बढ़ रही है अमेरिका के ख़िलाफ़। Yes. अमेरिका में इनके ख़िलाफ़। यस। और जो हमें लग रहा है कि ऑन टीवी स्क्रीन्स के चीज़ें ठीक लग रही हैं, नहीं, चीज़ें बहुत ख़राब हैं पीछे से। ऊपर से कोई बात नहीं कर रहा। जो आपकी इकोनॉमीज़ हैं, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी नॉट डूइंग रियली गुड। डोनाल्ड ट्रम्प तो यही चाहते हैं कि बस सब सही हो जाए और इकोनॉमी भी। वो तो सिर्फ और चाहता है इकोनॉमी शुरू हो। हाँ, इकोनॉमी मेरी डेस्परेटली वांट्स द इकोनॉमी टू गो बैक टू वेयर इट वाज व्हेन, जब वो जवान था किसी दौर में। वो उस दौर का पापा है। जी जी। जब 1980s के अंदर वो बड़ा इजीली कारोबार कर रहा था। वो चीज़ चाहिए वापस। वो इन झमेलों में नहीं पढ़ सकता, ना ये पढ़ना चाहता है, और ना ये पढ़ना चाहता है। और उसने पढ़ के दिखा दिया। उसने कहा देखो भाई, मैंने ईरान के साथ जो करना था कुछ नहीं निकला, निकलो जिधर मैंने सींग गिराने हैं वो कहीं और है, और वो है चीन। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। बड़ी थॉटफुल रही है हमेशा की तरह। इसमें हमने ज़रा एनालाइज करने की कोशिश की है कि अमेरिका में क्या चल रहा है इस वक्त। जज्बात, डिफरेंट ग्रुप्स, लॉबीज़ के इंटरेस्ट, अमेरिकन लोगों की जो मेजॉरिटी है वो क्या सोच रही है, और आगे किस तरह हालात जा सकते हैं। और ये डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से बहुत सी चीज़ें आगे जो होंगी अभी वो फ्यूचर को डिफ़ाइन करेंगी। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारी पिछली वीडियो भी लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।